देश के अलग अलग हिस्सों में करवा चौथ का चांद दिखा। दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़ और कोलकाता में चांद का दीदार होने के बाद सुहागिनों ने अपना व्रत तोड़ा। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। अलग अलग शहरों में चांद का दीदार हो चुका है और तमाम सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र की कामना कर रही हैं। तो आप दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़ और कोलकाता की तस्वीर देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। हर सुहागन अपने पति की लंबी उम्र की कामना कर रही है। चांद दिख चुका है। देश के अलग अलग हिस्सों में इंतजार खत्म हो चुका है तमाम सुहागनों का। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज करवा चौथ का त्यौहार मनाते हुए। सुषमा स्वराज लगातार हर धार्मिक रीति रिवाज को पूरी मान्यता के साथ मनाती हैं और आज करवा चौथ का त्यौहार भी उसी रीति रिवाज के साथ मनाती देश की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। तो पूरे देश में करवा चौथ के त्यौहार की रौनक है। चांद का इंतजार खत्म हो चुका है। हर सुहागिन अपने पति की लंबी उम्र की कामना कर रही है और उसी त्यौहार को मनाती देश की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पूरे रीति रिवाज के साथ जल ग्रहण करती हुई। पूरे रीति रिवाज से करवा चौथ के त्यौहार को मना रही हैं, व्रत तोड़ रही हैं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। पूरे देश में करवा चौथ के पर्व की धूम है। हर सुहागिन ने व्रत रखा अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए। इंतजार खत्म हुआ। आपसे कुछ देर पहले देश के अलग अलग हिस्सों में चांद दिखा और उसके साथ ही व्रत तोड़ा गया। और प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी आज पहली बार अपने गांव बड़नगर पहुंचे। मोदी ने यहां रोड शो किया, मंदिर में पूजा अर्चना की और उस स्कूल भी गए जहां से उन्होंने पढ़ाई की थी। मोदी ने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया और विकास के बहाने कांग्रेस सरकार पर वार भी किए। अपनों के बीच में जब स्वागत सम्मान होता है तो उसकी अनुभूति कुछ और होती है। वडनगर के लोगों ने मुझे अपार प्यार से भिगो दिया है। मैं आज सर झुका करके इस धरती को नमन करता हूं। पीएम बनने के बाद मोदी पहली बार अपने गांव आए तो स्वागत में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। पूरा वडनगर मानो मोदी का दीदार करने के लिए सड़कों पर उतर आया था। 6 किलोमीटर लंबे रोड शो में लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे और उन पर फूलों की बारिश कर रहे थे। गांव में लोगों का ऐसा प्यार देखकर पीएम भी अभिभूत हो गए और अपनी कार के बाहर खड़े होकर जनता का अभिवादन किया। वडनगर में पीएम मोदी अपने स्कूल भी गए। जिस स्कूल से तालीम लेकर मोदी सत्ता के शिखर पर पहुंचे, उसकी मिट्टी को उन्होंने माथे से लगा लिया। स्कूल के बाद पीएम मोदी वडनगर के मशहूर हाटकेश्वर मंदिर पहुंचे। पीएम ने यहां विधि विधान से पूजा अर्चना की। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पीएम ने वडनगर में अस्पताल और कॉलेज का उद्घाटन किया। इसके बाद मोदी कॉलेज के छात्रों से मिले और फिर जनसभा में रूबरू हुए आम जनता से। शनिवार को पीएम ने न्यू डिजिटल इंडिया का मंत्र दिया था तो वडनगर में मोदी ने स्वास्थ्य और आरोग्य के मंत्र दिए और टीकाकरण को जन आंदोलन बनाने की अपील की। ये इंद्रधनुष कार्यक्रम को आप अपना कार्यक्रम बनाइए। इंद्रधनुष के टीकाकरण के लिए अगर बच्चों को खोज करके गरीब माँ को समझा करके आप टीकाकरण करवा दोगे, वो बच्चा बड़ा होगा, अगर स्वस्थ रहेगा तो उसके आशीर्वाद आपके खाते में जमा होंगे। और इसलिए अपने भाषण में मोदी ने विकास को लेकर कांग्रेस पर वार किया। मोदी ने कहा कि 10 साल जो सरकार रही है उसे विकास से नफरत थी। जब अटल जी की सरकार थी,
15, 17, 18 साल पहले, तब जाकर के हमारे देश में हेल्थ पॉलिसी बनी थी, आरोग्य की पॉलिसी बनी थी। उसके बाद 10 साल तक ऐसी सरकार आई जिसको विकास के प्रति नफरत थी। विनती करिए प्रदेश महामंत्री। वडनगर के बाद मोदी पहुंचे भरूच, जहां उन्होंने नर्मदा नदी बैराज की नींव रखी। साथ ही सूरत से बिहार के जयनगर जाने वाली नई अंत्योदय ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। भरूच में मोदी ने यूरिया में नीम कोटिंग का जिक्र करते हुए सरकार पर सवाल उठाने वालों पर करारा वार किया। ये नीम कोटिंग करने के कारण अब यूरिया का उपयोग किसी केमिकल फैक्ट्री में नहीं हो सकता है। अब ये चोर लुटेरे इकट्ठे होकर के मोदी के खिलाफ षड्यंत्र करेंगे कि नहीं करेंगे? जरा बताओ ना, करेंगे कि नहीं करेंगे? मोदी के खिलाफ नई नई हरकतें करेंगे कि नहीं करेंगे? लेकिन भाइयों बहनों, अब तक देश को लूटने वाले कितने ही इकट्ठे हो जाएं, आखिरकार ईमानदारी जीतने वाली है। इस साल के अंत में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में मोदी के इस दौरे को खासा अहम माना जा रहा है। पाटीदार बहुल इलाकों में उनके कार्यक्रम और रैलियों से भी साफ हो गया है कि पार्टी ने मोदी के नेतृत्व में गुजरात चुनाव का शंखनाद कर दिया है। वडनगर से पूरब पटेल के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी मिशन गुजरात में लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली में अमित शाह जन रक्षा यात्रा का बिगुल फूंक रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में अमित शाह ने केरल में हो रही राजनीतिक हिंसा के लिए सीपीएम सरकार को घेरा। वहीं सीपीएम ने भी बीजेपी पर पलटवार करने में देर नहीं लगाई। केरल में सीपीएम सरकार के खिलाफ हल्ला बोल के बाद अमित शाह आज दिल्ली में गरजे। बीजेपी अध्यक्ष ने केरल में हो रही सियासी हिंसा के विरोध में दिल्ली में हुंकार भरी। दिल्ली के कनॉट प्लेस से लेकर सीपीएम के हेडक्वार्टर तक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। कार्यकर्ताओं के हुजूम के बीच अमित शाह ने केरल की कम्युनिस्ट सरकार पर 12 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप लगाया। केरल में जब से कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आई है, संघ और भारतीय जनता पार्टी के 12 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या करते, और हत्या इस प्रकार से करते हैं जिससे शरीर के क्षत विक्षत टुकड़े टुकड़े कर जान से मार देना भी बहुत घृणास्पद बात है। मगर यहां फोटो लगे हैं, मेरा मीडिया से निवेदन है, ये फोटो को जरा आप जनता को दिखाइए आपके माध्यम से। जन रक्षा यात्रा की शुरुआत करते हुए अमित शाह ने कहा कि विरोधी पार्टियां जितना कीचड़ फैलाएंगी, बीजेपी का कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। याद रखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये हत्याओं को सहन भी नहीं करेगा। हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे। हम कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, हम साम्यवादी नहीं है, हम हिंसा की राजनीति में भरोसा नहीं करते। केरल में राजनीतिक हिंसा के विरोध में हो रही जन रक्षा यात्रा देश के कई राज्यों में शुरू की गई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी का कहना था कि इस मुद्दे को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे हजारों लोगों का दर्द करोड़ों लोगों तक उठाया है। अब ये आंधी नहीं रुकने वाली। वहीं सीपीएम ने इस मुद्दे पर पलटवार किया। पहली बात तो ये है कि ये पूरा हिंसा का सिलसिला का शुरुआत आरएसएस और बीजेपी ने किया केरल में, और हमारे साथी पिछले कुछ सालों के अंदर कई गुना ज्यादा का मौत हुआ उनके हाथों में। कोई भी पार्टी के अध्यक्ष, खासतौर पे शासक पार्टी के अध्यक्ष, कभी किसी और दूसरे पार्टी के हेडक्वार्टर के ऊपर इस तरीके का हमला बोलने का सिलसिला आज तक हमने हमारी जनतांत्रिक व्यवस्था में देखा नहीं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री केजे अल्फोंस और दिल्ली के बीजेपी सांसद भी मौजूद थे। दक्षिण भारत में विस्तार के मिशन में लगी बीजेपी केरल के मुद्दे को यूं ही नहीं जाने देना चाहती। सीपीएम हेडक्वार्टर से
बीजेपी के नेताओं ने सीपीएम के नेताओं को ललकारते हुए कहा कि अब लाल आतंकवाद नहीं चलेगा, लेकिन अपोजिशन का ये कहना है कि बीजेपी अपनी जमीन मजबूत कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव अरोड़ा के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशनल, दिल्ली। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह की कंपनी पर आरोप लगाने वाली वेबसाइट को अब अदालत के चक्कर लगाने होंगे। बीजेपी ने वेबसाइट के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर करने का ऐलान किया है। खबर को सनसनी बनाने की जो कोशिश की गई है, इसीलिए इनके ऊपर डिफेमेशन का सूट सिविल और क्रिमिनल 100 करोड़ रुपए का। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह की कंपनी टेम्पल एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड को लेकर एक वेबसाइट ने सवाल खड़े किए तो इस पर सियासी तूफान खड़ा हो गया। बीजेपी फौरन खम ठोकती सामने आई। जरूरी बात समझने की यह है कि जो कोशिश की गई झूठे आरोपों के और झूठे आंकड़ों देके बताने की कि जैसे कोई बड़ा इनकम बढ़ गई है, वास्तविकता यह है कि कमोडिटी ट्रेडिंग में टर्नओवर ज्यादा होने के कारण 80 करोड़ का टर्नओवर जरूर हुआ और नया बिजनेस था तो स्वाभाविक है पहले साल में टर्नओवर होगा ही, लेकिन उसमें भी 1.5 करोड़ का नुकसान होने के कारण पहले ही वर्ष में जय शाह जी ने 1 वर्ष पहले ही अक्टूबर 2016 में इस कमोडिटी ट्रेडिंग के बिजनेस को ही बंद कर दिया और सभी जो लोन थे उसके पूरी तरीके से पे कर दिए, ब्याज समेत, किसी का लोन रखा नहीं उसमें। बकौल पीयूष गोयल, वेबसाइट पर दी गई तमाम जानकारियां बेबुनियाद हैं और उनका सच से कोई सरोकार नहीं है। आधारहीन और दुर्भावनापूर्ण भाव से किए गए अपमानजनक जितने आरोप हैं, हम उसका पूरी तरीके से खंडन करते हैं। पीयूष गोयल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल एक बार फिर मीडिया के सामने आए और सवाल उठाए। 15-16 में जिस कंपनी घाटे में चल रही थी, 15-16 में उसका जो टर्नओवर 80 करोड़ हो गया, वो कैसे हुआ? हम ये नहीं कहते कि कोई इसमें कोई क्रिमिनल ऑफेंस है, बट ये जांच की जरूरत है। कांग्रेस जांच की मांग कर रही है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि जय अमित भाई शाह ने न तो सत्ता का कोई बेजा फायदा उठाया है और न ही किसी नियम कायदे की अनदेखी की है। टीम न्यूज़ नेशन। अब बात इंडियन एयरफोर्स की ताकत की। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायुसेना के जाबाजों ने जब अपनी ताकत और करतब दिखाई तो हर किसी ने दांतों तले उंगली दबा ली। मौका था एयरफोर्स के 85वें स्थापना दिवस का। इंडियन एयरफोर्स के जाबाजों का हैरत अंगेज कारनामा। वायुसेना के शूरवीरों के शौर्य को आसमान का सलाम। इंडियन एयरफोर्स के 85वें स्थापना दिवस के मौके पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस का नजारा देखने लायक था। जाबाजों ने जमीन से आसमां तक भारतीय वायुसेना की शौर्य गाथा लिखी। एयरफोर्स के योद्धाओं ने अपनी हिम्मत और हौसले से पूरी दुनिया को हिंदुस्तान की ताकत का एहसास कराया। भारतीय वायुसेना अपना 85वां स्थापना दिवस मना रही है। आज इस स्थापना दिवस के मौके पर भारतीय वायुसेना के जाबाज फाइटर प्लेन ने अपना करतब गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर दिखाया। इस वक्त हम गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर हैं और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं भारतीय वायुसेना के जितने भी फाइटर प्लेन हैं उनका डिस्प्ले यहाँ पर लगाया गया है। AN-32 एयरक्राफ्ट से पैरा जंपर्स की छलांग ने लोगों को रोमांच से भर दिया। करीब 8000 फीट की ऊंचाई से पैराशूट के जरिए परेड मैदान पर उतरते 8 पैरा जंपर्स ने विक्ट्री और तिरंगा की आकृति बनाई। वहीं एयर वॉरियर ड्रिल टीम ने 5.5 किलो की राइफल को उंगलियों पर नचाकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। इस खास मौके पर जाबाजों ने एयर शो का शानदार मुजाहिरा पेश किया। एयर शो के दौरान एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों और डिस्प्ले टीम ने हवा में जबरदस्त करतब दिखाए। इस एयर शो में 45 हेलीकॉप्टर, फाइटर प्लेन्स और मालवाहक विमानों ने हिस्सा लिया। एयर शो की शुरुआत एयरफोर्स के विमान टाइगर मोथ से हुई। इसके बाद हरक्यूलिस विमान आसमान का सीना चीरता हुआ परेड ग्राउंड के ऊपर से गुजरा। कुछ ही देर में टोही विमान AENC ने दर्शकों की निगाहें बांध ली। एयर शो में इस टोही विमान को पहली बार शामिल किया गया। इसके अलावा हावर, हरक्यूलिस,
ग्लोबमास्टर, मिराज, सुखोई, जगुआर, त्रिशूल, सारंग और सूर्य किरण पर सवार जाबाजों ने भी आसमान में एयरफोर्स की ताकत दिखाई। साथ ही भारत में स्वदेशी तकनीक से निर्मित लड़ाकू विमान तेजस ने भी इस एयर शो में हिस्सा लिया। इन फाइटर प्लेन ने आसमान का सीना चीरकर पूरी दुनिया को हिंदुस्तान की आसमानी ताकत का एहसास कराया। साथ ही दुश्मनों को भी दिखा दिया कि अगर वो हिंदुस्तान की ओर नजर टेढ़ी करेंगे तो उन्हें जमीन से लेकर आसमान तक मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अपने 50वें स्थापना दिवस पर भारतीय वायुसेना ने ये दिखा दिया है कि वो किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हर वक्त तैयार है। चाहे पाकिस्तान से मामला हो या चीन का, भारतीय वायुसेना अपने आप को हर वक्त तैयार रखती है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। गाजियाबाद के हिंडन एयरवेज से वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज चीनी सैनिकों को तहजीब और शांति का पाठ पढ़ाया। नाथुला दौरे के वक्त जब रक्षा मंत्री भारतीय चौकी के पास सुरक्षा हालातों का जायजा ले रही थी, तभी बाढ़ की दूसरी तरफ मौजूद चीनी सैनिकों ने उनसे बात करने की कोशिश की। जवाब में रक्षा मंत्री ने उन्हें नमस्ते का मतलब समझाया। पिछले 4 महीने से भारत और चीन के बीच तल्ख रिश्तों के बीच उस वक्त कुछ हंसी खुशी के पल आए जब रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण नाथुला पहुंची। भारत चीन बॉर्डर का दौरा करने सिक्किम पहुंची। रक्षा मंत्री नाथुला दर्रे के पास बनी चौकी पर आईटीबीपी के जवानों से मिली। इस दौरान कुछ ऐसा वाकया हुआ जिसे देखकर वहां मौजूद सैनिक भी हैरान रह गए। आईटीबीपी चौकी के पास बाढ़ के दूसरी तरफ मौजूद चीनी सैनिकों ने रक्षा मंत्री से बात की। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने चीनी सैनिकों को नमस्ते का पाठ पढ़ाया। चीन के सैनिकों ने भी गर्मजोशी दिखाते हुए चीनी भाषा में इसका जवाब दिया और भारतीय रक्षा मंत्री का अभिवादन किया। Our soldier at this place and just keep the boundary safe and peace with your soldier and with your office, and this is my commander, the major, and this is our the captain. Namaste. Namaste. You know what namaste is? Namaste. No. Do you know what namaste is? It's just the next Greetings. No, hold on, let him, he knows. Okay. Is this mean? What would you nice say to in meet Chinese? What would you say in Chinese? We just say ni hao. So I say namaste. Okay, listen. 他们 namaste 就是你好的意思，就是跟我 Namaste. 你好，你好 Right?，OK， 你好 Namaste. नमस्ते। गुड वेरी गुड। तकरीबन आधे घंटे तक रक्षा मंत्री के साथ चीनी सैनिकों की बात होती रही। रक्षा मंत्री ने ट्वीट कर कहा, मैंने बाढ़ के दूसरी ओर कई चीनी सैनिकों को देखा जो नाथुला पहुंचने पर मेरी तस्वीरें ले रहे थे। चीनी ग्रुप में अंग्रेजी जानने वाले एक सैनिक ने दोनों तरफ से बातचीत में पुल का काम किया। हालांकि डोकलाम और दूसरी चौकियों के हवाई सर्वे का उनका कार्यक्रम खराब मौसम की वजह से रद्द करना पड़ा। टीम न्यूज़ नेशन। अरुणाचल प्रदेश में शहीद हुए शामली के जवान गौतम पवार का शव शामली के उनके पैतृक गांव पहुंचा, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। शहीद की शव यात्रा में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर गन्ना मंत्री सुरेश राणा भी शामिल हुए। वहीं गाजियाबाद में शहीद शिशिर तिवारी के घर पर बाबा रामदेव पहुंचे। हिंडन घाट पर शहीद शिशिर का अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन ना तो प्रशासन की तरफ से कोई पहुंचा, न ही पुलिस का कोई आला अधिकारी पहुंचा। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद भारतीय वायुसेना के मास्टर वारंट ऑफिसर AK सिंह का भी छपरा में उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। रेप के दोषी राम रहीम की सबसे बड़ी राजदार और मुंहबोली बेटी हनीप्रीत हवालात में बंद है, लेकिन उसके राज और डेरे का सच कैसे बाहर आए, ये हरियाणा पुलिस के लिए सिरदर्द है। सवालों की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस ने उसकी राजदार सुखदीप कौर से पूछताछ की, तो सामने आया कि कैसे गिरफ्तारी से बचने के लिए एक एक कर कड़ियां जोड़ी गईं। अड़तीस दिनों तक हनीप्रीत कानून के शिकंजे से भागती रही और गिरफ्तार होने के बाद अब सवालों से हरियाणा पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है कि पूरे मामले का कैसे राजफाश करे।
इसी कड़ी में पुलिस ने हनीप्रीत की सबसे बड़ी राजदार सुखदीप कौर से पूछताछ की। पुलिस के सवालों पर सुखदीप ने क्या जवाब दिया, इससे पहले आपको बताते हैं सुखदीप कौर कौन है। सुखदीप कौर हनीप्रीत के साथ गिरफ्तार हुई। उसका पूरा परिवार डेरा का पुराना अनुयायी है। आरोप है कि सुखदीप ने ही हनीप्रीत को अपने घर में पनाह दी। वही सभी जगह हनीप्रीत को अपने साथ लेकर जा रही थी। हनीप्रीत ने गुरसर मोडिया से भागकर सुखदीप कौर से संपर्क किया। पुलिस के मुताबिक कई दिनों से वो भटिंडा में हनीप्रीत के साथ थी। पंचकुला पुलिस ये जानना चाहती थी कि 38 दिनों तक हनीप्रीत कहां गई और पुलिस की दबिश की भनक उसे कैसे लग जाती थी। इतना ही नहीं, डेरे से जुड़े वो कौन मोहरे हैं जो हनीप्रीत के मददगार बने। हनीप्रीत के साथ कहां गई थी? जहाँ जहाँ ठिकाना मिलता था वहाँ रुकी। वो जगह बताओ जहाँ हनीप्रीत रुकी। पंजाब, राजस्थान, दिल्ली। हनीप्रीत जहाँ रुकती थी उसकी जानकारी उसे कौन देता था? वैसे भी हम जहाँ रुके हनीप्रीत को जानकारी पहले से पता होती थी। पिछले 38 दिनों में हनीप्रीत को पैसे कौन देता था? एक फोन पर डेरे वाले पैसा पहुँचा देते थे। हनीप्रीत मोबाइल पर किससे बात करती थी? अक्सर मोबाइल से बात करते वक्त वो गाड़ी से उतर जाती थी। हनीप्रीत के पास कितने मोबाइल सिम थे? कोई गिनती नहीं। सिम को यूज करने के बाद कई सिम को फेंकते देखा है। हनीप्रीत का मोबाइल और सिम कहाँ है? पंजाब के तरन तारन में। हनीप्रीत के साथ पिछले कितने दिनों से साथ थी? पिछले 1 महीने से। क्या हनीप्रीत किसी नेता के घर पर भी रुकी थी? नहीं। क्या मुलाकात आदित्य इंसा और पवन इंसा से हुई? नहीं। डेरे में किसकी चलती है? हैसियत के हिसाब से देखा जाए तो दूसरे नंबर पर हनीप्रीत है। सुखदीप कौर से पुलिस की पूछताछ हनीप्रीत के बाद हुई। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश में है कि कहीं पंचकुला हिंसा में देशद्रोह की आरोपी हनीप्रीत पुलिस को गुमराह तो नहीं कर रही। उधर हनीप्रीत का एक और राजदार पुलिस की गिरफ्त में है, ड्राइवर राकेश अरोड़ा। हरियाणा पुलिस को हनीप्रीत के ड्राइवर का 3 दिन का रिमांड और मिल गया है। बताया जा रहा है वो हनीप्रीत का करीबी है और उसे पुलिस ने 27 सितंबर को सिरसा से गिरफ्तार किया था। कुल मिलाकर हरियाणा में हुई हिंसा से लेकर डेरे से जुड़े हर सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश में है पुलिस। 6 दिन के पुलिस रिमांड मिलने के बावजूद 5वें दिन पुलिस के हाथ खाली हैं और इसी प्रणाली को लेकर पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिन में पुलिस के हाथ कोई अहम जानकारी लगती है या फिर फिसड्डी साबित होती है। वीडियो जर्नलिस्ट सरवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज नेशन, पंचकुला। महाराष्ट्र के यवतमाल में कीटनाशक दवाएं किसानों की जान ले रही हैं। फसल को कीड़े से बचाने के लिए किसान खेतों में जो कीटनाशक छिड़क रहे हैं वो उनके लिए जानलेवा साबित हो रहा है। कीटनाशक से 20 किसानों की मौत ने यवतमाल में हड़कंप मचा दिया है। महाराष्ट्र में अन्नदाता फिर आफत में हैं और इस बार आफत की वजह है पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक। जिस कीटनाशक का इस्तेमाल फसल को कीड़ों से बचाने में होता है, यवतमाल के किसानों के लिए वही कीटनाशक मौत का सबब बन गया है। कीटनाशक के असर से यहां अब तक 20 किसानों की मौत की खबर है और सैकड़ों अस्पताल में जिंदगी के लिए जूझ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यवतमाल में कपास की फसल में बड़े पैमाने पर कीड़े लग गए हैं। फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए किसान खेतों में कीटनाशक का छिड़काव कर रहे हैं। खबर है कि ज्यादातर किसानों ने प्रोफेनोफॉस नाम के जहरीले कीटनाशक का इस्तेमाल किया ताकि फसल को बचाया जा सके, लेकिन इस कीटनाशक ने फसल के कीड़ों से ज्यादा नुकसान उनको खुद पहुंचाया। कीटनाशक से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है और साथ ही लोगों का गुस्सा और सरकार पर सवाल भी। इतना मिसमैनेज्ड है क्या? किस प्रकार से ये प्लानिंग किया जाता है? क्या उसके लिए जो लोग पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं जिनके ऊपर इसका प्रभाव आ सकता है, क्या प्रोटेक्टिव गियर नहीं देना चाहिए? क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई चेतावनी नहीं देनी चाहिए? जानकारों के मुताबिक यवतमाल इलाके में कपास की फसल काफी बड़ी हो चुकी है, ऊपर से गर्मी भी ज्यादा है। ऐसे में किसान छिड़काव के दौरान न तो उचित मानकों का इस्तेमाल कर रहे हैं और न सावधानी बरत रहे, इसीलिए वो बीमार पड़ रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने किसानों की मौत की जांच के आदेश दे दिए हैं। टीम न्यूज़ नेशन।